नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आप देख रहे हो टीएनएल राजस्थान। जैसे कि आज 3 दिसंबर है और जो अभी विधानसभा चुनाव हुए उनका परिणाम भी आ चुका है। कौन सा कैंडिडेट किस लीड के साथ में जीतता है, आज उस पर चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि राजस्थान की जो हॉट सीट कही जाने वाली बहुत सारी विधानसभा सीटें हैं। जैसे बात करते हैं बाड़मेर की सी विधानसभा क्षेत्र, बात करते हैं सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र, या बात करते हैं नागौर जिले की खींवसर विधानसभा क्षेत्र, अगर बात करते हैं जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र, या बात करते हैं वसुंधरा राज्य का गढ़ कही जाने वाली विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र, या साथ में बात करते हैं डिप्टी सीएम थे जो कांग्रेस में उनका विधानसभा क्षेत्र टोंक विधानसभा क्षेत्र। ऐसे ही हॉट विधानसभा क्षेत्र जो राजस्थान में थी उस पर आज हम बात करेंगे। आज हम मौजूद हैं टीएनएल न्यूज नेटवर्क के न्यूज रूम से आपके साथ, और आज इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी नरेंद्र जी, कृष्णा जी और टीएनएल सीकर के वरिष्ठ पत्रकार या वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी। इनसे हम बात करेंगे कि जो अभी 3 दिसंबर आज जो नतीजे आए हैं शाम को, कौन सा कैंडिडेट जीता, किस लीड के साथ में जीता, या जो 25 नवंबर को जो मतदान हुए थे उससे पहले कौन से कैंडिडेट का पलड़ा भारी था, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे कि कौन से कैंडिडेट का जो मुकाबला था या जो चुनावी रण में जो लीड उन्होंने हासिल की है वो किस कैंडिडेट की दिलचस्प रही, या आश्चर्यजनक रही, या आश्चर्यचकित करने वाली रही, या राजस्थान किसका रहेगा, कौन राजस्थान के गढ़ को फतेह करेगा, या बाकी जो भी चुनावी अभी जो माहौल था या जो चुनावी लीड अभी मिली है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम नागौर जिले की, और नागौर जिले की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक नाम आता है हनुमान जी बेनीवाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने नागौर की खींवसर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उनके सामने बीजेपी से थे रेवतराम डांगा और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मौजूद थे चुनावी रण में तेजपाल मिर्धा। जो लीड है वो 2059 की लीड के साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने खींवसर विधानसभा क्षेत्र से हासिल की है। और अगर मैं मतों की बात करूं तो 79,492 मत उन्होंने हासिल किए। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रेवतराम डांगा की बात करूं तो उन्होंने 77,433 वोट। अगर मैं कांग्रेस प्रत्याशी तेजपाल मिर्धा जी की बात करूं तो उन्होंने 27,763 वोट हासिल किए। जो ये चुनावी रण में जो दोनों कैंडिडेट मौजूद थे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और उनके समक्ष भारतीय जनता पार्टी से रेवतराम डांगा, दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। लेकिन हमारे सहयोगियों से बात करेंगे कि पहले जीत किसकी लग रही थी, और 2059 वोटों से जो जीत हुई है एक छोटे सी लीड के साथ में आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने जीत दर्ज की है। जबकि मैं बताना चाहूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल नागौर में जाने पहचाने और कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, और नागौर में उनका जो प्रभुत्व था, जो उनकी जान पहचान थी लोगों में, या जो उनके लिए प्रति प्रेम था, उस प्रेम को, उस प्रभुत्व को, उस कद्दावर नेता की छवि को देखते हुए ये जो लीड है ये बहुत ही कम लीड है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि हनुमान जी बेनीवाल ने 2059 की लीड प्राप्त की है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसा कि मैंने अभी बात किया कि नागौर में कद्दावर नेता के रूप में, प्रभुत्व संपन्न और एक अच्छी छवि और एक दबंग नेता के रूप में हनुमान जी बेनीवाल जाने जाते हैं, तो आपके क्या विचार है? आपको क्या लग रहा था पहले? देखिए, अगर खींवसर की हम बात करें तो खींवसर से जो शुरुआती जो रुझान आ रहे थे तो वो आरएलपी के लिए तो कुछ अच्छे नहीं थे, हनुमान जी बेनीवाल के लिए कुछ अच्छे नहीं थे, क्योंकि वहाँ से वो लीड उस टाइम नहीं ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आगे और भी पेटियों की गिनती चालू हुई और राउंड पूरे हुए तो वैसे वैसे उनका थोड़ा पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये जो जीत हुई है 2059 वोटों की, ये साबित करती है कि इस बार हनुमान जी बेनीवाल कुछ अपने ही क्षेत्र में कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। और पूरे अगर राजस्थान की बात करें तो पूरे राजस्थान, ऑल ओवर राजस्थान के अंदर आरएलपी की उन्होंने इतने उम्मीदवार उतारे तो उनमें से केवल हनुमान जी बेनीवाल खुद ही है जो विधायक बन पाए हैं, बाकी कोई भी जीत हासिल नहीं कर। वो भी 2059 वोटों की छोटी सी लीड के साथ, वो भी बिल्कुल छोटी लीड है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि भाई हनुमान जी बेनीवाल अपनी पकड़ मजबूत करने में नाकामयाब साबित हुए हैं राजस्थान में। जैसे कि मैं राकेश जी आपसे पूछना चाहूंगा कि नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल नागौर के सांसद भी है, पार्टी के सुप्रीमो भी है और उम्मीदवार भी थे इस बार विधानसभा चुनाव में खींवसर विधानसभा क्षेत्र से। तो 2059 मतों के साथ में उनकी विजय, एक छोटी सी लीड के साथ में उनकी जीत। लेकिन बात करते हैं सांसद की, वो सांसद थे। बात करते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भी हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि नागौर के सांसद हैं और नागौर के सांसद रह चुके और खींवसर विधानसभा क्षेत्र से 2059 मतों से विजय, तो इस पे आप कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, यह बहुत ही एक उनके लिए बड़ी नाकामयाबी आप बोल सकते हैं, क्योंकि
उनका जो दबदबा था नागौर क्षेत्र में वो काफ़ी प्रसिद्ध था। इसी दबदबे के ऊपर उन्होंने आरएलपी पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने 77 उम्मीदवार खड़े किए थे और उनमें से भी सिर्फ और सिर्फ वो खुद ही जीत पाए, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2059 वोटों की लीड के साथ। ये जो लीड उन्होंने हासिल किया ये बहुत ही कम है और ये कहीं ना कहीं उनकी छवि को खराब कर रही है। कि नागौर के सांसद हैं हनुमान जी बेनीवाल और आरएलपी के वो सुप्रीमो भी है, तो लीड कम से कम 15 या 20 हज़ार वोटों की होनी चाहिए थी। जी, जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे या फिर सचिन पायलट, काफ़ी बड़े बड़े वोटों से जीते हैं, काफ़ी ज़्यादा लीड लेके जीते हैं। लेकिन अगर बात करें हनुमान जी बेनीवाल की तो काफ़ी छोटी लीड के साथ जीते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए चिंताजनक बात है। चलो इससे हटकर अब बात करते हैं नरेंद्र जी से। जैसे कि नरेंद्र जी भी बात कर रहे हैं खींवसर विधानसभा क्षेत्र की, तो इस पर आप क्या राय रखते हो? क्योंकि 2059 वोटों के साथ में हनुमान जी बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ने जीत दर्ज की है। अगर सर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हनुमान जी बेनीवाल काफ़ी कम लीड से अब की बार विजयी हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो खींवसर से हनुमान जी बेनीवाल का ही दबदबा रहा है। अगर अब बात करते हैं अगर हम राजस्थान की ओसिया विधानसभा क्षेत्र का, और ओसिया विधानसभा क्षेत्र सामने आते ही सबसे पहले नाम आता है दिव्या मदेरणा का, जो शेरनी की छवि से इस बार प्रसिद्धि पा रही थी। उनके बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि एक बड़ी लीड के साथ में दिव्या मदेरणा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में ओसिया विधानसभा क्षेत्र से जीत का ताज पहनेगी या जीत का साफा पहनेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भैराराम जी चौधरी ने 2807 एक छोटी सी लीड के साथ में जीत दर्ज की है, जबकि उन्होंने 1,37,046 वोट हासिल किए भैराराम जी चौधरी ने। और बात करते हैं हम कांग्रेस प्रत्याशी दिव्या मदेरणा की, तो उन्होंने 1,0939 वोट प्राप्त किए हैं, जबकि जो लीड है वो बीजेपी की ओर है। और बीजेपी में अगर जीत की बात करें तो उन्होंने लगभग 2807 मतों की लीड से वो जीते हैं। तो मैं कृष्णा जी पूछना चाहूँगा कि 2807 की लीड, जबकि दोनों नेता अच्छे हैं, कद्दावर नेता है, प्रसिद्ध हैं, दिव्या मदेरणा का खुद का रुतबा चलता है, तो इस पर आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, जैसे हमने अभी पहले हनुमान जी बेनीवाल की बात की तो उनका जो आंकड़ा था 2059 वोटों का आंकड़ा था, तो उसी प्रकार यही आंकड़ा है भाई भैराराम जी चौधरी का, यही आंकड़ा है 2807 वोट जो उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो दिव्या जी मदेरणा के सामने उन्होंने अगर हासिल किए तो ये नहीं कह सकते भाई दिव्या जी मदेरणा हारी है, लेकिन इतने ज़्यादा मतों से नहीं हारी। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हार और जीत तो होती है, एक जीतता है एक हारता है, लेकिन अब हार है एक छोटी सी लीड के साथ में हार है। लेकिन आपको ऐसा पहले लग रहा था कि दिव्या मदेरणा कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो हारेंगी अगर बात करते हैं ओसिया विधानसभा क्षेत्र की? तो देखिए, अगर अपने रुझानों की बात करें तो रुझान पहले से ही ऐसे ही आ रहे थे, क्योंकि वहाँ के जिन लोगों से बात हुई थी तो वो यही कह रहे थे कि अब की बार दिव्या जी मदेरणा का अब की बार जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर बात करते हैं नरेंद्र जी आपके, अगर जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ओसिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के भैराराम जी चौधरी ने 2807 वोटों से उन्होंने जीत प्राप्त की है। तो अगर हम बात करते हैं आज परिणाम आए, इससे पहले आपकी जो चुनावी गणित थी उसके आधार पर कौन सा कैंडिडेट जीत रहा था आपके आधार पर, या जनता में आप कवरेज की है, मतलब जनता के बीच में जाके तब आपको कौन सा कैंडिडेट भारी लग रहा था? उस टाइम सर दिव्या मदेरणा जी भारी लग रही थी। और अगर मैं राकेश जी आपसे पूछना चाहूँ अगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में, ओसिया के बारे में, तो आपको कौन सा कैंडिडेट उस समय थोड़ा सा भारी लग रहा था? देखो, अगर हम बात करें चुनावों से पहले की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं दिव्या मदेरणा जी का पलड़ा भारी दिखाई दिया जा रहा था, क्योंकि उसका कारण है कि वो अपने जो इलाके में काफ़ी दमखम रखती है। अगर हम बात करें उनके हारने की, तो वो अपने भैराराम जी चौधरी के सामने 2807 वोटों से हारी है, तो ये उनके लिए काफ़ी चिंताजनक बात है और उन्हें अपनी छवि पर कहीं ना कहीं और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जैसे कि जोधपुर जिले की, और जोधपुर जिले के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की। सरदारपुरा सुनते ही नाम आ गया अशोक जी गहलोत, वहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी थे। और उनके सामने अगर बात करते हैं बीजेपी से, तो बीजेपी से डॉक्टर महेंद्र राठौड़ चुनावी मैदान में थे। लेकिन जो जीत मिली है वो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 3 बार, जिनका नाम है अशोक जी गहलोत, उन्होंने 26,396 मतों के साथ में या इस लीड के साथ में जीत दर्ज की है। इस पर आपका कुछ कहना? जी, ये तो सभी को कहीं ना कहीं पहले से ही पता था कि अशोक जी गहलोत अपने होम टाउन बोले तो वहाँ पे जोधपुर ज़िले में काफ़ी दबदबा रखते हैं। और बात करें सरदारपुरा की, तो वह वहीं से काफ़ी टाइम से जीते भी आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सभी लोगों के मन में पहले से था कि वो वहाँ से अच्छी खासे मतों से जीत प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूँ कृष्णा जी, जैसे कि बात कर रहे थे अभी अशोक गहलोत जी की विधानसभा क्षेत्र से, तो आपको पहले से ही पता था या आपके जो अनुमान थे वो पहले से ही पता थे कि अशोक जी गहलोत वहाँ से अच्छी लीड के साथ में निकलेंगे? अगर जो लीड मिली है, आपको लग रहा था कि लीड कम रहनी चाहिए थी, या कैंडिडेट बीजेपी से जो कैंडिडेट है वो जीतना चाहिए था कि अशोक जी गहलोत इस लीड के साथ, कोई अनुमान था पहले आपको?
देखिए, अनुमान की अगर बात करें तो पहले से भी मेरे को भी यही अनुमान था, और राजस्थान की लगभग हर जनता, हर व्यक्ति को ये अनुमान था कि अगर दारपुरा से अगर गहलोत जी चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव वो अवश्य वहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस का राजस्थान में। और अगर हम भविष्य की बात करें तो भविष्य में भी ऐसा लगता है भाई वो आगे अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो भी वो वहाँ से जीत हासिल कर सकते हैं। मतलब आगे आने वाले विधानसभा क्षेत्र में भी अगर वो जो जोधपुर की जो सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वो वहाँ से आराम से फतेह कर सकते हैं। बिल्कुल। नरेंद्र जी, इस सीट के बारे में आपका कोई राय हो या आपका कोई पहले से ही था कि चुनावी गणित के आधार पर या कवरेज के आधार पर या जो अपडेट थी चुनावों की, अगर 25 नवंबर की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो उस समय आपका कुछ था कि ये कैंडिडेट या अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये किस लीड से निकल सकते हैं? जो लीड का जो भी आंकड़ा मैं बता रहा हूँ 29,396 मतों का, तो ये कम था आपके आधार पर, ज़्यादा था या क्या था जो था वो आप बताओ। बिल्कुल सर, इसी आधार पर आज जो जीते हैं गहलोत जी, इसी आधार पर मेरा मत था। बिल्कुल, मतलब शुरुआत से ही आप सोच रहे थे कि अशोक जी गहलोत यहाँ से सरकार बनाएंगे अपनी, मतलब यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे? बिल्कुल सर। इससे हटकर अगर हम अब बात करते हैं झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र की, और झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र का नाम आते ही सबसे पहले जो छवि उभरती है भारतीय जनता पार्टी से भी पहली एक शख्सियत का नाम हमारे सामने आता है, वसुंधरा राजे सिंधिया। जब सबसे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया ने झालरापाटन से चुनाव लड़ा था, उन्होंने अपनी मम्मी को कॉल करके बोला था कि मम्मी मुझे जो टिकट मिली है भारतीय जनता पार्टी से, तो भैरू सिंह जी शेखावत ने मुझे झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र की टिकट दी है, मैं वहाँ से हूँ नहीं, उस विधानसभा क्षेत्र के बारे में इतना जानती नहीं, तो क्या होगा? तो मम्मी ने एक ही बात बोला, भैरू सिंह जी शेखावत ने जहाँ से आपको टिकट दी है आप वहाँ से चुनाव लड़ो, आगे पीछे कुछ भी मत सोचो। और भैरू सिंह जी के कहने पर और मम्मी जी के कहने पर उन्होंने चुनाव लड़ा झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र से, और पहली बार में वहाँ से विधायक बनी और अच्छी लीड के साथ में वसुंधरा राजे सिंधिया वहाँ से विधायक बनी। तो अब बात करते हैं 2023 का जो भी परिणाम आया है विधानसभा सीटों का। तो झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी वसुंधरा राजे सिंधिया एक बड़ी लीड के साथ में, राजस्थान में सबसे बड़ी लीड के साथ में 53,193 मतों के साथ में भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी वसुंधरा राजे सिंधिया ने वहां से जीत दर्ज की है, और उनके सामने थे रामलाल। तो रामलाल जी ने 85,638 वोट हासिल किए और वसुंधरा राजे सिंधिया ने 1,38,831 मत हासिल किए। तो मैं मेरे साथी सहयोगियों से पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेरे आधार पर तो ये सीट पहले से ही क्लियर थी कि ये बीजेपी के खाते में जाएगी और वसुंधरा राजे सिंधिया लगभग 30 से 35 हज़ार मतों के साथ में जीतेगी, लेकिन ये मत जो जो मत हैं वो 53,193 मतों की लीड के साथ में वसुंधरा राजे सिंधिया ने वहाँ से जीत का सापा पहना है। तो मैं मेरे साथी सहयोगियों से पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता था पहले? जी बिल्कुल, हमें भी जैसे मैंने अभी गहलोत जी के बारे में बोला वैसा ही वसुंधरा जी के बारे में बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो भी सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का, भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है राजस्थान में, और 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी है वो। तो और यह भी कारण है भाई, वो एक महिला होने के कारण महिला का जो प्रतिनिधित्व करेगी, उस कारण भी महिलाओं के वोट, अगर ये आंकड़े देखें हम 53,000 कुछ का आपने आंकड़ा बताया, तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जैसे महिलाओं को देखें तो महिलाओं ने उनके तरफ एक तरफा उनको वोट डाले हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र की, तो आपके उसमें कुछ राय है या कुछ कहना चाहते हो? क्योंकि मुझे तो पहले से ही लगता था कि वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ से फतेह करेगी। जी, आपको नहीं, पूरे राजस्थान को पहले से लग रहा था कि अपने झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र से वसुंधरा जी राजे काफ़ी भारी बहुमत से जीतेगी, लेकिन जो ये आंकड़ा बता रहे हैं 53,193 मतों का, ये काफ़ी एक बड़ा आंकड़ा है, और ये कहीं ना कहीं राजस्थान में उनके जो मुख्यमंत्री का जो उनका वो दायित्व है वो उनको कहीं ना कहीं मजबूत कर रहा है कि वो मुख्यमंत्री का अपना जो दावेदारी पेश कर रही है तो काफ़ी मजबूती के साथ पेश कर रही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में भी देख सकती है। इस मतों के आंकड़ों की बात करें तो हम 53,000। समय थोड़ा कम है, जल्दी से बात करते हैं। अब विधानसभा क्षेत्र लाडनू, नागौर जिले की लाडनू विधानसभा क्षेत्र, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश जी बाकर और उनके सामने खड़े थे बीजेपी से करणी सिंह, दोनों के बीच में कड़ी टक्कर शुरुआत में देखने को मिली। टक्कर के बाद में अगर मैं बात करूं तो अभी विजय की अगर बात करें तो मुकेश जी बाकर 15,954 मतों के साथ में जीत दर्ज की है, और वहीं करणी सिंह ने 81,275 मत हासिल किए और मुकेश जी बाकर ने 97,229 मत हासिल किए। जो लीड में अभी जीत की बता रहा हूँ वो मुकेश जी बाकर की और 15,954 की थी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपको पहले से लग रहा था कि कौन सी पार्टी वहाँ से जीत दर्ज कर सकती है? जल्दी से बताइए इस पर। देखिए, अगर लाडनू की बात करें तो लाडनू में ऐसा जैसे पिछली में हुआ तो ऐसा कोई कुछ नहीं था कि भाई ये जीत सकता है, इसमें कांटे की टक्कर थी। क्योंकि अगर हम लाडनू में कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मुकेश जी बाकर जो
सचिन पायलट गुट के सबसे दमदार नेता रह चुके हैं और अभी भी पायलट गुट में हैं। तो वो एक बड़ा युवा चेहरा है राजस्थान में कांग्रेस का। और अगर हम भाजपा के प्रत्याशी करणी सिंह जी की बात करें तो वो एक नया चेहरा था। और इसके साथ ही अगर हम करणी सिंह जी की और बात करें तो करणी सिंह जी के साथ जैसे आनंद पाल जी के छोटे भाई मंजीत पाल जी सांवराज और उनकी जो बेटी है, दोनों करणी सिंह जी के साथ थे और उनका पूरा सहयोग उनके साथ था। और वो लाडनू में अपने दमखम के साथ पूरे प्रचार में लगे थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई जीत हासिल नहीं हुई। जैसे आप बात कर रहे हो आनंद पाल जी के परिवार की, उनकी सुपुत्री के बारे में, तो उससे हटकर अगर हम थोड़ा सा रुझान डालते हैं, जैसे कि उनका जो रुझान था, जो मदद कर रहे थे वो चुनाव जिताने के लिए करणी सिंह जी को, लेकिन जो जीत मिली है वो मुकेश जी भाकर को मिली है। और अगर मुकेश जी भाकर को बात करते हैं, मुकेश जी भाकर की सचिन पायलट की प्रसिद्धि, उनकी मतलब लोगों का उनके प्रति थोड़ा सा समर्पण, थोड़ा सा प्रेम भाव थोड़ा ज़्यादा है, उसकी वजह से मुकेश जी भाकर को फ़ायदा मिला है यहाँ। बिल्कुल। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपने आप में दो गुटों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तो वो चेहरा जो अशोक जी गहलोत को पसंद करता है और एक वो चेहरा जो युवा के रूप में सचिन जी पायलट को पसंद करता है। तो अगर सचिन जी पायलट के तौर पर माने तो सचिन जी पायलट, इनका जो कार्यालय उद्घाटन हुआ था या फिर जो जन आशीर्वाद सभा थी तो उसमें भी पधारे थे, तो उसका भी उन पर, उनके वोटों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। नरेंद्र जी, आपका इस पर कुछ कहना है कि जैसे हम बात करते हैं सीपीआईएम पार्टी की, तो सीपीआईएम पार्टी से वहाँ भागीरथ जी यादव थे, तो आपको पहले क्या लग रहा था, कौन सी पार्टी का वहाँ दबदबा थोड़ा ज़्यादा था? माहौल तो सर वहाँ बीजेपी और कांग्रेस का ही ज़्यादा था। तो लेकिन जैसे मैं बात करता हूँ, जिस लीड से वो जीते, जितने मत लीड में आए, उतने लीड तो अन्य पार्टियों को मिले भी नहीं वहाँ से। तो पहले से आपको पता था कि लाडनू से मुकेश जी भाकर जीत सकते हैं या करणी सिंह जीत सकते हैं? किस पर था आपका मन, क्योंकि आप उस टाइम कवरेज कर रहे थे, तो जो रुझान आ रहे थे उसके आधार पर आपका मन या आपका जो चुनावी गणित था वो किसकी तरफ था? अगर बात की जाए तो मैंने गांव-गांव जाकर लाडनू में चुनावी चर्चा की, उसी के आधार पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में भारी टक्कर थी। उसके अगर ये भी आप अगर बता सको, उस समय ज़्यादा टक्कर किस कैंडिडेट के लिए देखने को मिल रही थी? सर बिल्कुल दोनों की बराबर थी। चलो, जैसे कि राकेश जी, आपने लाडनू विधानसभा क्षेत्र में कवरेज नहीं की, तो ये सवाल आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं सीकर शहर की, और सीकर ज़िले में हमने सबने कवरेज की है। तो सीकर ज़िले सामने आती है, सबसे पहले बात आती है ताराचंद धाइल की, लेकिन जीत इस बार दर्ज की है राजेंद्र पारिक जी ने, वो भी एक बड़ी लीड के साथ में। अगर मैं बताना चाहूँ तो लीड है 30,038 की, टोटल मतों की संख्या है 97,161। और अगर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रतनलाल जलधारी ने 67,123 मत हासिल किए। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार ताराचंद धाइल ने 40,782 मत हासिल किए। अगर निर्दलीय उम्मीदवार जो बीजेपी से बागी ताराचंद धाइल थे, अगर उनको बीजेपी से टिकट मिल जाती तो बीजेपी के जो मत थे वो ताराचंद धाइल की तरफ शिफ्ट हो जाते, और वो मत अगर ताराचंद धाइल की ओर शिफ्ट हो जाते तो सीकर जिले की सीकर शहर से जो अभी जीत का सापा पहन रहे होते वो होते निर्दलीय उम्मीदवार जो अभी हैं ताराचंद धाइल। और ऐसा नहीं हुआ, बीजेपी से बागी हो गए, तो जीत का जो सापा अभी पहना है वो कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र जी पारिक हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा मेरे साथी सहयोगियों से कि क्या हो सकता था कि यहाँ से बीजेपी जीत दर्ज कर सकती थी? जी बिल्कुल, जैसा आपने अभी बताया कि ताराचंद धाइल की जो बगावत हुई है उससे काफ़ी फ़र्क, काफ़ी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है वो बीजेपी, सीकर बीजेपी को पड़ा है, मतलब रतनलाल जी जलधारी को पड़ा है। क्योंकि जैसे हम बात करें ताराचंद धाइल की, तो उन्होंने जो भी वोट अपने पास लिए हैं, जो भी वोट तोड़े हैं, तो वो सारे वोट बीजेपी के तोड़े हैं और जलधारी जी के तोड़े हैं। क्योंकि उनकी पकड़ ज़्यादा अगर माने तो ज़्यादा पकड़ उनकी ग्रामीण इलाकों में थी, जैसे कटरातल, पीपराली, ऐसे इलाकों में उनकी ज़्यादा पकड़ थी। तो उन्होंने ग्रामीण इलाके के जो भी मत थे, और जैसे भी हमने रिपोर्टिंग की और जैसे भी रुझान आए, तो उसे स्पष्ट पता चल रहा था कि जो ग्रामीण इलाके उनमें भाजपा का मतलब बिल्कुल भी रुझान बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। और कुछ जगहों पर तो ऐसा भी बोला जा रहा था कि भाजपा की ओर से कुछ गाँव में तो बूथ के एजेंट भी वहाँ पे नहीं बैठे थे भाजपा की ओर से। चलो, तो जैसे कि मैं बात कर रहा था नरेंद्र जी सीकर शहर विधानसभा क्षेत्र की, अगर मैं आपसे सीधा सा सवाल आपसे यही है, क्योंकि वीडियो है जो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं सीधा सा सवाल आपके लिए यही है कि बीजेपी से जो उम्मीदवार रतन जी जलधारी की जगह अगर ये टिकट मिलती, ताराचंद धाइल जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने लगभग 40,700 कुछ वोट हासिल किए हैं, अगर वो टिकट उनको मिलती तो वहाँ की तस्वीर अभी क्या होती? बिल्कुल सर, अगर वहाँ से टिकट मिलती तो ताराचंद धाइल आसानी से जीत सकते थे। इस पर आपकी क्या राय है? जी, अगर वहाँ से ताराचंद धाइल को टिकट मिलती तो 1 लाख से अधिक वोट प्राप्त करते और जीत का साफा पहन रहे होते।
अब बात करते हैं हम हॉट सीटों में तारानगर विधानसभा क्षेत्र की। और तारानगर विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र जी बुडानिया ने जीत दर्ज की है, अगर मैं जीत के आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 8705 से लेकर लगभग 10,345 के बीच की लीड उन्होंने प्राप्त की है। अभी फिलहाल पूरी लीड का हमें पता नहीं है, लगभग जो लीड है वो लगभग 8705 से लेकर 10,345 के बीच है। और अगर मैं बात करूं टोटल मतों की तो उनको जो मत मिले हैं उनकी संख्या है 1,02,931। और अगर मैं बात करूं बीजेपी से राजेंद्र जी राठौड़ को 97,891 मत मिले हैं। लेकिन राजेंद्र जी राठौड़ बीजेपी प्रत्याशी थे और दोनों के बीच में कड़ी टक्कर शुरुआत में देखने को मिल रही थी, लेकिन अंत में एक अच्छी लीड के साथ में कांग्रेस के रूप में नरेंद्र बुडानिया जी ने वहां से जीत का साफा पहना है। मैं बात करना चाहूँगा इस टक्कर में, इस बड़े मुकाबले जो ये तारानगर विधानसभा क्षेत्र का जो मुकाबला था, ये टक्कर का मुकाबला था, बड़ा मुकाबला था, रोमांचित करने वाला मुकाबला था। और ये अब जो परिणाम मिला है उसको देख के लगता है ये मुकाबला रोमांचित भरा था, टक्कर वाला था, कड़ा मुकाबला था, आश्चर्यचकित करने वाला है। तो जैसे यहाँ पे राजेंद्र जी राठौड़ की जो हार हुई है ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि राजेंद्र जी राठौड़ नेता प्रतिपक्ष भी है जो विधानसभा में बीजेपी की ओर से रह चुके हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ा झटका है जो बीजेपी को मिला है। और जैसे राजेंद्र जी राठौड़ है वैसे ही सतीश जी पूनिया भी है जो एक बहुत बड़ा झटका उनको लगा है। आप तक आते हैं इससे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि राकेश जी, मुझे एक बात याद आ रही है कि बात हो तारानगर विधानसभा क्षेत्र की या बात हो सिक्कर शहर विधानसभा क्षेत्र की, दोनों जगह से जो गढ़ को पता ही करेगा उसका नाम राजेंद्र होगा। तो एक जगह राजेंद्र जी पारिक ने जीत का साफा पहना है, एक जगह ताराचंद, एक जगह अगर मैं बात करूँ तो राजेंद्र जी राठौड़ 8-10 हज़ार की लीड से या 8-10 हज़ार वोटों से हार गए। और अगर लीड की भी मैं बात कर रहा था तो नरेंद्र जी बुडानिया ने इस लीड के साथ में जीत दर्ज की है। जी, ये जो यहाँ पे अपना परिणाम आया है तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफ़ी निराशाजनक है, क्योंकि अगर हम बात करें राजेंद्र राठौड़ का तो वो बहुत ही एक बड़े छवि के नेता हैं। और मुझे भी कहीं ना कहीं यही लग रहा था चुनाव से पहले कि यही विजय का सपा पहनेंगे, लेकिन चुनाव की यही तो खासियत है, यहाँ पे पता नहीं चलता, लास्ट टाइम पे पूरा का पूरा मामला ही बदल जाता है। और यहाँ पे जैसे कि देखने को मिल रहा है कि नरेंद्र जी बुडानिया 8,705 वोटों से जीत गए, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। जैसे कि मैं बात करूं कृष्णा जी, जैसे कि हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, तो लगभग मुझे जहां तक पता है राजेंद्र जी राठौड़ का भी नाम मुख्यमंत्री चेहरे के लिए पेश हो रहा था या उठ रहा था। जी बिल्कुल, राजेंद्र जी राठौड़ का मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी थी और उनके साथ साथ सतीश जी पूनिया की भी दावेदारी थी। तो अगर हम मुख्यमंत्री के चेहरे की, भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें तो 2 चेहरे तो अपने आप में ही कम हो गए हैं, उन्होंने जीत हासिल नहीं की है। तो इसके कारण भी बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। चलो, तो इससे हटकर अब हम बात करते हैं राजस्थान की सबसे हॉट विधानसभा सीट सी विधानसभा सीट। और सी विधानसभा सीट में निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने जीत दर्ज की है बीजेपी से बागी, और जोधपुर विश्वविद्यालय के लाडले और जोधपुर के आवाम में बसने वाले, सबके दिलों में बसने वाले, दिलों में तो बसे ही हैं क्योंकि जीत उन्होंने दर्ज की है, दिलों में बसे हैं तभी निर्दलीय तौर पर वो जीते हैं, जिनका नाम है रविंदर सिंह बाठी। तो मैं बताना चाहूँगा कि रविंदर सिंह बाठी ने लगभग 3950 की लीड के साथ में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है और उनको 76,884 वोट मिले हैं। और उनके सामने निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस से बागी थे फतेह खान, उनकी भी कड़ी टक्कर देखने को मिली। मुकाबला बड़ा रोमांचित करने वाला था और बड़ा आश्चर्यजनक भी था, क्योंकि दोनों बागियों को अच्छे मत मिले हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बजाय। अगर मैं बात करूं निर्दलीय उम्मीदवार फतेह खान जी की, जो कांग्रेस से बागी थे, उनको 71,504 मत मिले हैं। और जैसे कि मैं अभी बता रहा था, बीजेपी से बागी रविंदर सिंह जी भाटी को 76,884 मत मिले हैं। जबकि वहीं अगर बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी आमीन खान जी को 54,131, और बात करते हैं बीजेपी को, तो बीजेपी वहाँ बहुत ही चौथे स्तर पर रही है, चौथे पायदान पर रही है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी स्वरूप सिंह खारा को 21,450 मत मिले। और उनके साथ में हम बात करते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी जालम सिंह जी को, उनको 7,253 मत मिले हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस विधानसभा सीट के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहो। बिल्कुल, इस सीट के बारे में या फिर रविंदर सिंह बाठी के बारे में जितना भी कहें और जितना भी लोग सुने उतना ही कम है, क्योंकि अगर हम और विधानसभा सीटों की बात करें तो उन सब विधानसभा की चर्चा केवल उस क्षेत्र में या फिर उस विधानसभा में ही हो रही थी, या फिर अगर कोई हॉट सीट थी तो उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही थी, क्योंकि वो नेता बड़े नेता रह चुके हैं या फिर मुख्यमंत्री के दावेदार रह चुके हैं या मंत्री रह चुके हैं। लेकिन रविंदर सिंह बाठी वो ना तो कोई मंत्री रह चुके हैं या ना फिर कोई बड़े नेता थे, फिर भी
उनकी जो लोकप्रियता है पूरे ऑल ओवर राजस्थान के अंदर इतनी है कि लोग उनकी मतलब अगर हम देखें तो अगर धौध की बात करें तो धौध में ही केवल पोस्टर लगते हैं, अगर धौध के नेताओं के पोस्टर लगते हैं, लेकिन रविंदर सिंह भाटी की बात करें तो ऑल ओवर राजस्थान में उनके जो समर्थक थे उन्होंने पोस्टर लगाए, पोस्ट लगाई और भी जो है उनके समर्थन में रैलियां की, सब कुछ की। तो इसका ही परिणाम है कि रविंदर सिंह भाटी ने वहाँ से जीत हासिल की है। जैसे नरेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर रविंदर सिंह जी भाटी अगर बागी नहीं होते बीजेपी से और बीजेपी से चुनाव लड़ते तो बीजेपी कैंडिडेट स्वरूप सिंह खारा को जो 21,450 मत मिले हैं वो उनको मिल सकते थे। जीत तो वो दर्ज कर लिया उन्होंने, लेकिन वो पहले भी अगर बीजेपी से होते तो जीत दर्ज करते। लेकिन अगर वो बीजेपी से चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी वसुंधरा राजे सिंधिया लगभग 53,193 मतों से जीते, तो दूसरा सबसे हाईएस्ट लीड रखने वाला कैंडिडेट आप अपने ये रविंदर सिंह जी भाटी हो सकते थे क्या? बिल्कुल सर। आपको क्या लगता है इस पर? जी, अगर हम बात करें शिव विधानसभा सीट की तो ये बड़ी एक दिलचस्प सीट है, क्योंकि यहाँ पे अगर दूसरी राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जीत होती बीजेपी के लिए। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे राजस्थान की होट विधानसभा सीटों के बारे में, तो अब बात करते हैं तिजारा विधानसभा सीट की। तिजारा विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनावी रण में मौजूद थे मंत बाबा बालकनाथ, जिनको योगी 2.0 या योगी 2.0 के नाम से भी जाना जा रहा था, या योगी जी के छोटे भाई के रूप में भी जाना जा रहा था। लेकिन उनके सामने कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी थे इमरान खान, जिन्होंने मत हासिल की वो संख्या है 1,04,036। और अगर बात करते हैं बाबा बालकनाथ जी के मतों की तो उन्होंने टोटल मत हासिल किए 1,10,209। और बाबा बालकनाथ बीजेपी कैंडिडेट के रूप में उन्होंने जो लीड प्राप्त की है वो है 6,173। जो ये लीड है 6,173, ये कम लीड दिखाई दे रही है हमें, क्योंकि पहले जो अनुमान लगाए जा रहे थे, जो चुनावी गणित थी या जो चुनावी हमारा रुझान था या चुनावी जो बातें हम चारों तरफ से लेके आए, जिसके ऊपर हमने विश्लेषण किया, उसके आधार पर ये जो आंकड़े हैं ये आश्चर्यचकित करने वाले हैं, क्योंकि तिजारा विधानसभा क्षेत्र होट विधानसभा क्षेत्र के नाम से इस बार जाना जा रहा था। और अब कहना ही क्या, जो परिणाम है वो आ चुके हैं और जीत जो दर्ज की है वो बाबा बालकनाथ जी ने दर्ज की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे राजस्थान विधानसभा की होट सीटों के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो राजस्थान की जितनी भी होट विधानसभा सीट है, बात करते हैं बाड़मेर की शिव विधानसभा क्षेत्र की या नागौर की डीडवाना विधानसभा क्षेत्र या बाकी जो विधानसभा क्षेत्र जैसे झालरापाटन, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र, उन पर हमने चर्चा की कि कौन सा कैंडिडेट किस जगह से किस लीड के साथ में जीत रहा है। आगे वाले वीडियोस में बाकी विधानसभा क्षेत्रों पर बात करेंगे। मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हो TNL राजस्थान। जय राजस्थान।